हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन का टॉपिक इंडियन मनी मार्केट का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इंडियन मनी मार्केट का पार्ट 1 लेक्चर ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ सब मार्केट्स ऑफ मनी मार्केट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था फीचर्स के अंदर, कि एक डेवलप मनी मार्केट में जो जरूरी खासियत है कि उस मनी मार्केट्स के सब मार्केट्स जरूर हों। अगर किसी इकोनॉमी में या किसी कंट्री के मनी मार्केट में अगर सब मार्केट्स अवेलेबल नहीं है या सब मार्केट्स कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है तो उसे डेवलप मनी मार्केट्स नहीं कहा जा सकता। अब ये सब मार्केट्स कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है कॉल मनी। देखिए, कॉल मनी क्या है। कॉल मनी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा बैंकिंग में। देखिए, कॉल मनी मार्केट होती क्या है। कॉल मनी मार्केट जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मनी मार्केट है, जहाँ पर मतलब बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत जल्दी पीरियड के लिए जो है शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलता है। जो इसके लिए जो स्पेशल जो लोन लेने के मेन पर्सन्स होते हैं वो होते हैं या तो बिल ब्रोकर्स होते हैं, या डीलर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, या फिर कमर्शियल बैंक होते हैं। अब जैसे जो बिल ब्रोकर्स होते हैं वो क्योंकि बिल एडवांस करते हैं तो उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जो डीलर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, कई बार उनकी मार्जिन में प्रॉब्लम आती है तो उस मार्जिन को पूरा करने के लिए वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स लेते हैं। और जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स को क्या होता है, बहुत सारे रिजर्व मेंटेन करने होते हैं। आपने बैंकिंग में पढ़ा भी होगा पिछली क्लास में कि बैंकों को बहुत सारे रिजर्व मेंटेन करने होते हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और इन सारे रिजर्व को मेंटेन करने के लिए उनको लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है। और कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर उनके पास इस रिजर्व की जो है शॉर्टेज हो जाती है, तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत थोड़े समय के लिए जो मनी की ज़रूरत होती है उसे वो कॉल मनी से उठा सकते हैं, कॉल मनी से रेज कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि इस जो कॉल मनी में जो लोन दिया जाता है उसका पीरियड क्या है। उसका पीरियड बहुत ही शॉर्ट है, लेस देन 15 डेज, यानी कि 15 दिन से कम समय के लिए जो है इसका पीरियड होता है। और ज़्यादातर केसेस में देखा गया ओनली फॉर अ डे, मुश्किल से एक दिन के लिए। और इसमें जो नोटिस है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए देना होता है, इसलिए इसको कॉलेबल लोन भी कहते हैं। कि कोई भी पर्सन जिसने लोन दे रखा है वो एक शॉर्ट नोटिस, जस्ट लाइक 24 आवर्स का नोटिस देकर अपने पैसे को वापस मांग सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी हाईली लिक्विड है, क्योंकि कभी भी जो है आप इसको जो आपने लोन दे रखा है उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जनरली ये जो है बैंक्स बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ होता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, बहुत लार्ज अमाउंट में किए जाते हैं। क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसे पहले ही मैंने डिस्कस किया कि स्टॉक एक्सचेंज के जो डीलर्स हैं या बिल ब्रोकर्स हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं वो करते हैं। और कमर्शियल बैंक्स जो है वो दोनों रोल प्ले करते हैं, वो सप्लाई भी करते हैं और डिमांड भी करते हैं। यानी कि वो कॉल मनी के लिए पैसा भी प्रोवाइड करवाते हैं जिनके पास सरप्लस फंड पड़ा है, और वो कॉल मनी से पैसा भी उठाते हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ती है अपने रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए। कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज़ कोलेट्रल लोन मार्केट। अभी कोलेट्रल लोन मार्केट क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो लोन लेने वाला पर्सन है, यानी जो इंस्टीट्यूशंस है, वो लोन लेता है और बदले में उसको कुछ सिक्योरिटी जो है वो गिरवी रखनी पड़ती है, इसलिए इसको कोलेट्रल लोन मार्केट कहते हैं। अब ये जो कोलेट्रल लोन मार्केट है वो सिक्योर्ड होती है सिक्योरिटी से, स्टॉक, शेयर मार्केट के स्टॉक से या बॉन्ड से। जो एडवांस जो देते हैं वो जनरली कमर्शियल बैंक देते हैं। और किनको देते हैं, ये जनरली प्राइवेट एंटिटीज़ को देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो सिक्योरिटीज़ है वो मस्ट बी वैल्यूएबल होनी चाहिए, यानी कि वो पेनी स्टॉक्स नहीं होने चाहिए, घटिया कंपनी के शेयर्स नहीं होने चाहिए, किसी अच्छी बढ़िया कंपनी के स्टॉक्स होने चाहिए, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होने चाहिए। यानी कि उनकी एक अच्छी वैल्यू होनी चाहिए और वो मार्केटेबल होने चाहिए, यानी कि जो बैंक उनको लोन दे रहा है उसके बदले में वो आसानी से इनको बेचकर कैश रिकवर कर सकता हो, तभी उसको कोलेट्रल रखा जाएगा। अगर बहुत घटिया किस्म की सिक्योरिटीज़ हैं तो उसके बदले में लोन आसानी से नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, ये सिक्योरिटी जो है एक गिरवी के तौर पर रखी गई है उस पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक के पास।
जैसे ही वो जो एंटिटी है प्राइवेट वो लोन पे कर देगी, उसकी जो सिक्योरिटीज़ है यानी कि जो भी उसने स्टॉक्स या बॉन्ड्स या जो भी उसने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स जो भी उसने गिरवी रखा है वो उसको वापस कर दी जाएगी। लेकिन इन केस अगर वो पैसा नहीं पे कर पाता, वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो इस सिक्योरिटी का जो मालिक है वो नेचुरली बात है जो लोन देने वाला है कि जो लेंडर है वो इसका मालिक बन जाएगा। वो अब इस सिक्योरिटी को सेल बाज़ार में करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तीसरा कंपोनेंट हम पढ़ते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेंस मार्केट। देखिए एक्सेप्टेंस मार्केट क्या है। एक्सेप्टेंस मार्केट में क्या होता है कि दो प्राइवेट एंटिटी या कोई भी एंटिटी जो एक दूसरे से ट्रेड करती है और ट्रेड के बदले में एक बिल ड्रॉ करती है, और जनरली ये इंटरनेशनल ट्रेड में इसको कंसिडर ज़्यादा किया जाता है। तो वो बिल ड्रॉ करती है, वो एक जस्ट लाइक बैंक ड्राफ्ट की तरह होता है। अब उसको क्या है कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पे ट्रस्ट कैसे करे, क्योंकि खासकर इंटरनेशनल ट्रेड में मामला दो देशों का है, तो कैसे दूसरी एंटिटी पे ट्रस्ट करे। इसके लिए क्या होता है कि जो जिस मतलब क्लाइंट का जो हाँ बैंक में अकाउंट है, वो बैंक जो है वो इसको एक गारंटी दे देता है, यानी कि एक्सेप्टेंस दे देता है। एक्सेप्टेंस से मतलब है एक गारंटी देना कि इन केस अगर ये क्लाइंट टाइम पर बिल की पेमेंट नहीं कर पाया तो इसको मैं पे कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस किसके द्वारा है? एक बैंक के द्वारा एक्सेप्टेंस है, एक कमर्शियल बैंक के द्वारा एक्सेप्टेंस है कि वो इसको मिट कर देगा इन केस अगर मान लीजिए वो पेमेंट नहीं हो पाती। तो इसलिए हम कह सकते हैं बैंक केवल गारंटी दे रहा है, बैंक का कोई फंड या पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो बैंक की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, केवल जो है वो एक गारंटी प्रोवाइड कर रहा है। उसकी इन्वेस्टमेंट तभी होगी अगर जो उसका क्लाइंट है वो टाइम पर बिल की पेमेंट नहीं कर पाएगा। जैसा मैंने पहले कहा, जनरली ये जो फेमस है वो इंटरनेशनल ट्रेड में ही फेमस है। जहाँ तक सवाल है इंडिया में इसका स्कोप बहुत कम है, क्योंकि ये जो सर्विसेज है वो जनरली स्मॉल लेवल पे प्रोवाइड हो रही है, और वो भी कमर्शियल बैंक ही प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पर ये देखा गया है, वहाँ पर जो है एक्सेप्टेंस हाउसेज अलग होते हैं और डिस्काउंट हाउसेज अलग होते हैं। जैसे एक बिल एक्सेप्ट कर दिया बैंक ने कि वो गारंटी दे रहा है कि अगर मेरे क्लाइंट ने पेमेंट नहीं की तो मैं पेमेंट कर दूंगा, और एक तरफ डिस्काउंट हाउसेज है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ जो बड़े आप आसानी से समझेंगे। मान लीजिए एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। अब ए को बी से माल खरीदना है, तो ए ने बी से माल उधार खरीदा, लेकिन ए जो है वो तो इंडिया की कंट्री का है और बी जो है वो यूएसए में है। अब बी को डर लगता है भाई जो इंडिया का आदमी है ए, वो उसको पेमेंट कर देगा या नहीं कर देगा। ए बी पर क्या है, एक बिल, बी जो है वो ए पे एक बिल ड्रॉन करता है और जिसकी एक्सेप्टेंस जो है ए का बैंक दे देता है। अब बिल जो है वो बी के पास पहुंच गया, तो एक्सेप्टेंस किसने दी? ए के बैंक ने दी। अब बी इस बिल को क्या करेगा? नेचुरली बात है डिस्काउंट हाउस से जाके डिस्काउंट करवा लेगा, यानी कि उसको पेमेंट मिल जाएगी। और फाइनली फिर डिस्काउंट हाउस जो है वो पेमेंट मांगेगा उस क्लाइंट से ड्यू डेट पर। तो यानी कि एक एक्सेप्टेंस हाउस होता है, एक डिस्काउंट हाउस होता है, वो इसकी तरीके से ये चैनलाइज और ये जो प्रोसेस है वो चलती है। कंपोनेंट फोर्थ पढ़ते हैं, दैट इज़ द बिल मार्केट। अब डिस्कस करते हैं बिल मार्केट। बिल मार्केट जो होती है जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, आपने टॉपिक भी पढ़ा होगा क्लास 11th की अकाउंटेंसी में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक बीआर होता है, एक बीपी होता है, यानी कि बिल्स पेबल होता है, बिल्स रिसीवेबल, और एक बिल्स पेबल। एक सेलर होता है, एक बायर होता है। जो सेलर होता है वो बायर के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है जिसे जो है बायर एक्सेप्ट करता है, और जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट करता है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। और क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, अब इसके बाद जो है इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है। फिर इस बिल को जो है आप किसी भी कमर्शियल बैंक या बैंक से डिस्काउंट भी करा सकते हैं। तो इसलिए जो बिल ऑफ मार्केट का है उसका पहला पार्ट आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि दो जो ट्रेडर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को माल बेचते हैं और माल के बदले में वो एक दूसरे पे बीआर ड्रॉ करते हैं। जो बिल लिखता है उसे बिल रिसीवेबल कहते हैं, और जिसने माल खरीदा है वो इसे एक्सेप्ट करेगा, उसे बिल्स पेबल कहते हैं, या कंपनीज के रूप में इसको जनरली कमर्शियल बिल भी कहते हैं। तो इस बिल्स को जो है वो कभी भी जो जिसने उधार माल बेचा है वो इस बिल्स को बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लेता है और उसको पेमेंट पहले ही मिल जाती है। और जब भी पेमेंट की डेट आती है तो जो बैंक है जिसने डिस्काउंट किया है वो एक्सेप्टर से पेमेंट मांगता है और उसको पेमेंट मिल जाती है। तो ये काफ़ी पुराना रूप है और इंडिया में बहुत फेमस रहा है। इंडिया में इसको पहले हुंडी कहा जाता था, आपने सुना भी होगा अकाउंटेंसी के अंदर कि इंडिया में इसको हुंडी कहा जाता था। जो नेक्स्ट फेज़ आता है बिल मार्केट का वो आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स वो बिल्स होते हैं जिन्हें जो है गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन ध्यान रहे गवर्नमेंट खुद नहीं इशू करती,
गवर्नमेंट की जगह इशू कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए, और जनरली जो इसका पीरियड होता है, जो फेमस ट्रेजरी बिल है वो 91 डेज़ का है, और ओल्डेस्ट प्रूफ भी जो है वो 91 डेज़ का ही है कि 91 डेज़ के ये इस ट्रेजरी बिल को इशू किया जाता है। जहाँ तक सवाल है इसके ऊपर क्या इंटरेस्ट पे किया जाएगा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कोई फिक्स नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, बिड लगाई जाती है। इसको भी एक हम एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए जो कमर्शियल बैंक है, इनकी जो सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू कर रहा है, तो वो बिड मंगाएगा कि आप जो है बिल जो है, यानी कि जो हमारे को लोन है वो किस रेट पर दोगे। मान लीजिए कोई पर्सन है, इसे हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ध्यान रखना क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि जो बिल की फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है। तो एक आदमी कहता है मैं ये 100 रुपये वाला जो बिल ऑफ एक्सचेंज, जो ट्रेजरी बिल है वो 95 पे खरीदूंगा। 95 पे खरीदूंगा मतलब मैं पैसे तो आपको दूंगा 95 रुपये, और जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो पेमेंट कितनी मिलेगी, 100 रुपये। तो उसने कमाया क्या, 5 रुपये। ये 5 रुपये क्या है, इंटरेस्ट है। दूसरा कहता है नहीं मैं तो 96 रुपये में बाय करने को राजी हूँ, तो उसने कितना कमाया, 4 रुपये। और तीसरा कहता है नहीं जी मैं तो 98 रुपये में बाय करने को राजी हूँ, तो उसने कितना कमाया, केवल 2 रुपये। तो गवर्नमेंट किसको इशू करेगी, गवर्नमेंट इशू करेगी, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो सी पर्सन को इशू करेगा जो 98 में बाय करने को राजी है। क्यों, क्योंकि इससे जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट की जो कॉस्ट आएगी वो कम से कम आएगी, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से इस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट की कोई फिक्स रेट नहीं होती, बल्कि बिड लगाई जाती है। और क्यों वो इतने कम से कम इंटरेस्ट में राजी हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें कोई डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं है। क्योंकि इशू कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक कर रहा है। किसके बिहाफ पे कर रहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो इसमें कोई डूबने के कोई चांस है ही नहीं। जनरली जो कौन इसमें इन्वेस्ट करता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि कमर्शियल बैंक को 2 चीज़ें मेंटेन करनी होती है, एक लिक्विडिटी और दूसरी प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी क्यों, क्योंकि कभी भी उनके जो डिपॉजिटर हैं जब वो पैसा वापस मांगेंगे तो उनको पैसा चुकाना होगा। इसलिए अगर वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, तो उससे उनको फ़ायदा ये है कि जो पेमेंट है वो उनको कभी भी मिल सकती है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है, कभी भी वो लिक्विड करके पैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए जो कंपोनेंट्स थे सब मार्केट्स के। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेजरी बिल का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने ट्रेजरी बिल के मीनिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, और ट्रेजरी बिल के क्या क्या टाइप्स होते हैं इसको बड़े ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस आ जाता है। अब हम पहले फीचर्स डिस्कस करेंगे, फिर इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। फीचर्स क्या है, सबसे पहले हाईली लिक्विड। देखिए ट्रेजरी बिल्स जो है वो हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसको इशू कौन कर रहा है, नेचुरली बात है सेंट्रल बैंक कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो हमेशा रेडी रहता है कि इसको, क्योंकि इतने सेफ इन्वेस्टमेंट है, कोई भी जो एंटिटी है, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो इसको बाय करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। और मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन बाय नहीं करेगा तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑलवेज रेडी है इसको वापस बाय करने के लिए। तो किसी को भी ये दिक्कत नहीं है कि उसका पैसा ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा, उसका पैसा फंस तो नहीं जाएगा, तो ये दिक्कत नहीं होती, इसलिए ये काफ़ी हाईली लिक्विड होते हैं। सेकंड आता है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जो इसकी कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है यानी कि जो ब्रोकरेज देनी पड़ती है वो बहुत कम देनी पड़ती है। वो क्यों, क्योंकि एक DHFI होता है जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। DHFI क्या होता है, द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस, ठीक है। तो जो DHFI होता है वो हमेशा रेडी होता है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई की एक सब्सिडरी है जो ये काम करती है, और वो हमेशा एक प्राइस अवेलेबल कराती है कि मैं इस प्राइस पे तो इस बॉन्ड को बाय करने के लिए राजी हूँ, और इस प्राइस पे मैं बॉन्ड को सेल करने के लिए राजी हूँ। तो यानी कि कोई भी जो पर्सन है वो बॉन्ड खरीदना चाहता है उसके लिए भी अवेलेबल है, और जो बेचना चाहता है उसके लिए भी एक प्राइस अवेलेबल है, और इनके बीच में माइनर डिफरेंस होता है। नेचुरली बात है जो DHFI है वो बाय तो करेगी कम प्राइस पे, और जो सेल करेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस पे, लेकिन इसका जो गैप है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत लो होती है। जहाँ तक सवाल है थर्ड फीचर्स आती है रेडी अवेलेबिलिटी।
ये 24/7 अवेलेबल है। इसके जो रेट्स हैं, इसके जो जो प्राइस हैं बॉन्ड्स के, ट्रेजरी बिल्स के, वो सातों दिन छपते हैं, सातों दिन लिस्ट होते हैं, सातों दिन पब्लिश होते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर कभी भी इन ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकता है और कभी भी जब भी चाहे वो निकल सकता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये रेडी अवेलेबिलिटी खासियत है इसकी ट्रेजरी बिल्स की। जहाँ तक सवाल है फोर्थ फीचर्स आती है एश्योर्ड यील्ड, यानी कि जो इस पे जो रिटर्न है वो कंफर्म है। कंफर्म क्यों है? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो नेचुरल बात है, बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। वो सेंट्रल बैंक के पास है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है, तो काफ़ी हद तक ये सिक्योर्ड है। अब क्योंकि ये सिक्योर्ड है इसलिए जो इसकी यील्ड है इसमें अप एंड डाउन बहुत कम आता है, इसलिए इन्वेस्टर को एक एश्योर्ड यील्ड मिलती है। जहाँ तक सवाल है नंबर फिफ्थ फीचर्स आती है जीरो डिफॉल्ट रिस्क। देखिए रिस्क जो है वो बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कहाँ कर रहे हैं? एक सेंट्रल बैंक के पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट तो डिफ़ॉल्ट करेगी नहीं, गवर्नमेंट तो पेमेंट करेगी, इसलिए जो रिस्क है वो बहुत मिनिमम है। लेकिन आपने बिजनेस स्टडी का एक रूल पढ़ा होगा, लो रिस्क लो गेन। इसलिए इस पर जो आपको अर्निंग मिलती है, हालांकि वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती, डिस्काउंट के रूप में होती है, वो भी बहुत कम होती है। लेकिन कंपेरेटिवली जो लोग सेफर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उनके लिए बेटर है, क्योंकि कम से कम डिफ़ॉल्ट तो नहीं होगा, टाइम पे पेमेंट और विद अर्निंग मिलेगी। जहाँ तक सवाल है सिक्स फीचर आती है एलिजिबल सिक्योरिटी फॉर SLR। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको दो चीज़ों पर ध्यान देना होता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरी लिक्विडिटी। क्योंकि हमेशा उनको जो है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है डिपॉजिटर से इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट लिया है, अभी डिपॉजिटर से क्योंकि डिपॉजिट लिया है उस पर उनको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, तो इसलिए उनको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए कि ये जो फंड्स है वो बेकार ना पड़े रहें। लेकिन क्योंकि डिपॉजिटर कभी भी इस पैसे को वापस मांग सकते हैं, इसलिए उनको लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है। तो और वैसे भी RBI ने रूल बना रखा है कि आपको अपने डिपॉजिट का इतना पार्ट कैश रिजर्व रेशियो में रखना है और इतना पार्ट स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में रखना है। तो RBI ने भी इसको अप्रूवल दी है कि ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये एलिजिबल है SLR के लिए, यानी कि अगर बैंक चाहे उस रिजर्व को अपने पास रखने की बजाय ट्रेजरी बिल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दे तो वो भी SLR के रूप में काउंट कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसे आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप जो हमने फीचर डिस्कस किए हैं ट्रेजरी बिल्स की वो आपको क्लियर हो गए होंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ वेरियस टाइप ऑफ द ट्रेजरी बिल्स इन इंडिया। देखिए बहुत सारे टाइप्स हैं। अब आप देखेंगे कि जो टाइप हैं ये अलग अलग डेज के हैं, और लेकिन आपने सीक्वेंस में क्यों नहीं लिखे। मैं आपको यहाँ पॉइंट एडवांस में क्लियर कर दूं कि हमने इसमें जो सीक्वेंस बनाया है वो बनाया है इनोवेशन के हिसाब से, यानी कि वो सबसे पहले स्कीम कब लॉन्च की गई उसके हिसाब से। सबसे पहली जो स्कीम थी वो थी 91 डे ट्रेजरी बिल्स मार्केट। जो 91 डे ट्रेजरी बिल्स मार्केट है सबसे ओल्डेस्ट रूप है। ये बिफोर 1950 लॉन्च हुए थे, बहुत पुराना रूप है। इसमें जो है 91 डेज़ के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी सेफर है। ये दो टाइप्स के होते हैं 91 डे ट्रेजरी बिल्स, एक होते हैं ऑर्डिनरी और एक होते हैं एडोक। जो ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स होते हैं उन्हें गवर्नमेंट इशू करती है RBI को और पब्लिक को। जहाँ तक सवाल है एडोक जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो जो गवर्नमेंट है वो केवल इशू करती है इन द फेवर ऑफ RBI। एक और बात यह है कि गवर्नमेंट को ये क्यों जरूरत होती है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है क्योंकि किसी टाइम में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर हैं वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू से जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो उनकी खर्चा उसका ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो एक डेफिसिट क्रिएट हो जाता है जिसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। वो जो डेफिसिट है उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट है ये ट्रेजरी बिल्स को इशू करके जो है पैसा रेज करती है। 1997-98 से एडोक जो बिल थे, इनकी जो दूसरी टाइप थी वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं, यानी कि अब जो है एडोक ट्रेजरी बिल इशू नहीं किए जा सकते। जो दूसरा टाइप आता है वो आता है 182 डे ट्रेजरी बिल्स। 182 ट्रेजरी बिल्स 1986 में लॉन्च किए गए थे। इसमें जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये का है, कि कम से कम एक इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख रुपए का तो करना ही होगा। और जनरली इनको कौन परचेज करता है? इनको परचेज करते हैं इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है बहुत ज़्यादा लोग बाय करते हैं, और क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि मनी मार्केट के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बड़े लार्ज अमाउंट के होते हैं, इसलिए जो एक आम आदमी है उसकी जो है वहाँ तक पहुँच इतनी अभी नहीं हुई है, खासकर इंडियन मनी मार्केट में।
जहाँ तक सवाल है स्टेट गवर्नमेंट और जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उन्हें अलाउ नहीं कर रखा, वो जो है अपना पैसा 182 ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये खासियत है कि ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जहाँ तक सवाल है तीसरे टाइप्स के आते हैं 364 डे ट्रेजरी बिल्स। 364 डे ट्रेजरी बिल्स जो है 1992 के अंदर लॉन्च किए गए। उस टाइम में क्या हुआ था कि कुछ टाइम के लिए जो है 182 के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और उनको रिप्लेस करने के लिए जो है 364 डेज जो है ट्रेजरी बिल्स लॉन्च किए गए थे। जब ये लॉन्च किए गए थे तो इन्वेस्टर का जो रिस्पॉन्स है वो मॉडरेट टू गुड रहा था, यानी कि ठीक ठाक रहा था। बहुत ज़बरदस्त भी नहीं कह सकते, बहुत वो भी नहीं कह सकते। बाकी इसकी भी वही खासियत है कि गवर्नमेंट को जो है एक अच्छे पीरियड के लिए लगभग 1 ईयर्स, क्योंकि 364 डेज़ के लिए है तो गवर्नमेंट को काफ़ी लंबे पीरियड के लिए है जो है एक शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट्स है, वो गवर्नमेंट अपने जो भी खर्चे करना चाहती है उनकी भरपाई कर सकती है इन केस गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी है। जो लेटेस्ट जो टाइप्स है ट्रेजरी बिल्स की वो है 14 डे ट्रेजरी बिल्स, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड। 14 डे ट्रेजरी बिल्स जो है 1997 में लॉन्च किए गए। ये भी 2 टाइप के हैं, एक तो है आईटीबी और दूसरे हैं अदर्स। आईटीबी का मतलब है इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स, ये तुरंत इशू किए जाते हैं। जो आईटीबी है ये स्पेशली इशू किए गए थे 91 डेज, यानी कि जो पहले वाले सबसे ओल्डेस्ट उनको रिप्लेस करने के लिए। तो इनमें कई नई फीचर्स ऐड की गई, क्योंकि नई फीचर इसलिए ऐड की गई क्योंकि जो 91 वाले ट्रेजरी बिल्स थे उसमें कई सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। अब जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है या फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं या अदर बॉडीज़ हैं वो पहले बाय नहीं कर सकती थी, अब उन्हें अलाउ कर दिया गया। वो भी चाहे अगर उनके पास कोई सरप्लस फंड्स हैं तो वो उसे यहाँ इन्वेस्ट आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक मेन खासियत इसमें जोड़ी गई। हालांकि ये भी ज़्यादा दिन तक चले नहीं, बाद में जल्दी ही 2002-2003 के बाद से ये डिसकंटिन्यू हैं, दोबारा इशू नहीं किए गए। तो स्पेशली ये 4 टाइप्स के जो है ट्रेजरी बिल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ डेवलप बिल मार्केट। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत हो जाना, पिछली इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ डेवलप मनी मार्केट, यहाँ पर हम मनी मार्केट एक कंपोनेंट बिल मार्केट की डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले प्रैक्टिस ऑफ बोरिंग अगेंस्ट द कमर्शियल बिल, कि ज़रूरी है एक कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी जहाँ की मनी मार्केट डेवलप हो, कि वो ज़रूरी है कि वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो इस चीज़ के हैबिचुअल हों कि वो कमर्शियल बिल के अगेंस्ट में बोरिंग्स लेना पसंद करें, यानी कि कमर्शियल बिल जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको इशू करके लेना चाहिए। लेकिन जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो कमर्शियल बिल को हैबिट्स में बनाए, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी बीआर और बीपी है उसे बायर भी एक्सेप्ट करने को राजी हो और सेलर भी जो है उसको इशू करने को राजी हो। जहाँ तक सवाल है सेकंड फीचर्स आती है कंटिन्यूस एंड लार्ज सप्लाई ऑफ बिल। जो बिल है वो उसकी जो है कंटिन्यूस लार्ज सप्लाई होनी चाहिए, यानी कि बायर्स और सेलर जो है, क्योंकि जैसी पहली फीचर्स है ये उसी की कंटिन्यूशंस में है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो हैबिट्स है वो कमर्शियल बिल को इशू करने की होगी तो कमर्शियल बिल्स की जो बाज़ार में डिमांड और सप्लाई है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा होंगी। इसलिए जो बैंक्स हैं वो भी इस चीज़ के लिए उनको भी एक प्रॉफिटेबल सोर्स मिलेगा, उसको वो भी डिस्काउंट करेंगे। तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेसमैन हैं वो इसकी एक अच्छी सप्लाई रखें, वो इसके में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करें। जहाँ तक सवाल है थर्ड फीचर्स, कमर्शियल बैंक्स रेडी टू डिस्काउंट द बिल्स, क्योंकि बिल्स की कोई वैल्यू ही नहीं है अगर उसको डिस्काउंट ना करा जाए। क्योंकि मान लीजिए ए ने जो बिल है बी के ऊपर ड्रॉन कर दिया, अब ये इस बिल का करेगा क्या? क्योंकि अगर 3 महीने तक ए को ही बिल अपने पास रखना है तो उसके लिए तो वही बात होगी, 3 महीने के लिए पैसा तो ब्लॉक हो गया। तो ए के लिए ज़रूरी है कि ऐसे उसके पास बैंक अवेलेबल हो जहाँ पर वो बिल को ले जाके डिस्काउंट कर सके, इसको कैश में कन्वर्ट करा सके। जो फोर्थ फीचर्स आती है वो आती है री डिस्काउंट फैसिलिटी टू बी अवेलेबल। देखिए थर्ड फीचर में था कमर्शियल बैंक्स आर रेडी टू डिस्काउंट द बिल्स, फोर्थ में है री डिस्काउंट फैसिलिटी टू बी अवेलेबल, यानी कि जो बैंक्स हैं वो पहले तो डिस्काउंट करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उनके पास भी जो फंड्स है वो शॉर्ट हो जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बिल डिस्काउंट कर रखे हैं तो वो इसको री डिस्काउंट करवाते हैं, यानी कि जो बिल उन्होंने अपने क्लाइंट का डिस्काउंट किया है
उसी बिल को वो क्या करते हैं, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रीडिस्काउंट करते हैं, और डिस्काउंट करने पे क्या होता है, बैंक को कमीशन मिलता है। तो बैंक ने पहले तो एक कमीशन अर्न किया क्लाइंट से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने बिल जो है 100 रुपये वाला 95 रुपये में डिस्काउंट किया, यानी कि उसने बिल तो 100 रुपये का था और बदले में पेमेंट कितनी की, 95 रुपये जो क्लाइंट है उसको। बाद में जो है बैंक को पैसों की शॉर्टेज पड़ गई, बैंक ने इसको फिर रीडिस्काउंट करा लिया कुछ समय अपने पास रखने के बाद, और रीडिस्काउंट कितने में करा लिया, 98 रुपये में। अब बैंक ने डिस्काउंट कितने में किया था, 95 में, और रीडिस्काउंट कितने में करवा रहा है, 98 में। तो बैंक को फिर भी 3 रुपये मिल गए। और जो कंपनी रीडिस्काउंट कर रही है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रीडिस्काउंट कर रहा है, उसको भी 2 रुपये की कमाई होगी। क्यों? क्योंकि जब ये बिल मैच्योर होगा तो उसको पेमेंट कितने रुपए की मिलेगी, 100 रुपये की। तो इसलिए जो रीडिस्काउंट फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है नंबर 5, सेंट्रल बैंक शुड ऑलवेज बी रेडी टू रीडिस्काउंट। जरूरी है कि सेंट्रल बैंक जो है वो हमेशा होल ईयर रेडी रहना चाहिए। जब कोई भी बैंक रेडी ना हो रीडिस्काउंट करने के लिए, कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेडी ना हो, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी मार्केट का हेड है। वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी फीचर्स के अंदर। क्योंकि सेंट्रल बैंक हेड है तो जब कोई भी ना हो तो इसलिए इसको लास्ट रिजोर्ट भी कहते हैं, कि वो हमेशा रेडी होना चाहिए इस बिल्स को डिस्काउंट करने के लिए। जहाँ तक सवाल है 6 फीचर, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल एट लो कॉस्ट, यानी कि बिलों की जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत लो कॉस्ट में होनी चाहिए। खासकर वहाँ की जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है वो बहुत कम होनी चाहिए और बहुत आसानी से एक्सेसिबल होना चाहिए। तो अगर ये है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेसमैन है वो बिल्स की तरफ आएंगे। जहाँ तक सवाल है 7th और लास्ट फीचर्स की, अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रोकर एंड डीलर, बहुत सारे ब्रोकर जो डीलर्स हैं उनका इंटरेस्ट होना चाहिए जो बिल्स हैं उनको डिस्काउंट करने में, रीडिस्काउंट करने में, उनको बाय करने में, उनको सेल करने में। क्योंकि जब बिल मार्केट मैच्योर होगी, डेवलप होगी, तो ऑटोमेटिकली ये एक अच्छा सा एक प्रोफेशन और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। बहुत सारे ब्रोकर और डीलर्स वहाँ होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रोकर्स और डीलर्स अवेलेबल नहीं है तो बिल मार्केट जो है ज़्यादा समय तक स्टेबल नहीं रह सकती, क्योंकि अल्टीमेटली ये ब्रोकर डीलर्स ही हैं जो बिल को डिस्काउंट करवाने में हेल्प करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो बिल मार्केट की फीचर्स हैं वो क्लियर हो गए होंगी। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब डिस्कस करते हैं रीजंस फॉर अंडर डेवलपमेंट बिल मार्केट इन इंडिया। जो भारत की जो बिल मार्केट है वो क्यों अंडर डेवलप है, उसके क्या रीजंस हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ध्यान रही जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है उससे बिल्कुल मैच करता है कि जो चीज़ पीछे अवेलेबल होनी चाहिए थी वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से अंडर डेवलप है। नंबर 1, प्रेफरेंस ऑफ कैश क्रेडिट कंपेयर टू बिल फाइनेंसिंग। हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो उधार तो लेना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से, वो कैश क्रेडिट के थ्रू उधार लेना चाहते हैं रादर देन बिल को फाइनेंस करके। यानी कि वो एक दूसरे पे बिल ड्रॉ नहीं करते, बैंकों से जो है कैश क्रेडिट के रूप में लोन लेना पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से इंडियन बिल मार्केट अंडर डेवलप है। दूसरी जो फीचर्स वो है लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रैक्टिस, यानी कि बिल को इशू करने की, बिल को ड्रॉ करने की कोई यूनिफॉर्म प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इनको डिस्काउंट करने में हिचकिचाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड जो फीचर्स है दैट इज़ एक्सेसिव स्टैम्प ड्यूटी। जो स्टैम्प ड्यूटी है यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिससे जो बिल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसलिए भी जो यहाँ के जो बिजनेसमैन, जो ट्रेडर हैं वो अवॉइड करते हैं बिल के थ्रू लोन को रेज करने में। नंबर 4 फीचर्स आती है अब्सेंस ऑफ एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। जो बिल मार्केट के लिए बाय और सेल के लिए जो सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए वो एक्टिव नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, वो अब्सेंस है। यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और जिसकी वजह से भी जो है हमारे देश में बिल मार्केट ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई। नंबर 5 आती है लिमिटेड डिस्काउंटिंग और एक्सेप्टेंस सर्विसेज। जो डिस्काउंट करने वाली जो हाउसेस हैं, जो बिल को एक्सेप्ट करने वाले हाउसेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से भी हमारे देश में जो बिल मार्केट है वो काफ़ी डेवलप नहीं हो पाई। 6, डिफ़िकल्ट टू जज द जेन्युइन ऑफ बिल्स। यहाँ फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं, माल तो बेचा है और ख़रीदा गया ही नहीं, एक दूसरे पर ऐसे ही बिल ड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार बैंकों का पैसा है वो ब्लॉक हो जाता है, नुकसान हो जाता है, फ्रॉड में फंस जाता है। इसलिए भी जो बैंक हैं इंडिया में वो हिचकिचाते हैं कि इन बिल को डिस्काउंट करने में, क्योंकि उनको डर रहता है कि ये बिल जेन्युइन है या नहीं है। जहाँ तक सवाल है 7th एंड लास्ट फीचर्स की, बैंक प्रेफर टू होल्ड बिल टिल मैच्योरिटी रादर देन टू री डिस्काउंट। ये बैंकों की कमी है हमारे देश में। बैंक जो है बिल तो डिस्काउंट कर लेते हैं, अब बिल डिस्काउंट करके
करना क्या चाहिए, उनके पास फंड्स की कमी होती जा रही है तो उन्हें रीडिस्काउंट कराना चाहिए। लेकिन ऐसी हैबिचुअलिटी, ऐसी प्रैक्टिसेस हमारे देश में नहीं है। बैंक्स क्या करते हैं, बिल को अपने पास मैच्योरिटी पीरियड तक रखते हैं और जिसकी वजह से उनके पास जो फंड्स हैं उनके ब्लॉक हो जाते हैं और जो बिल मार्केट को जो मूव करना चाहिए, जो मार्केट डेवलप होनी चाहिए, वो डेवलप नहीं हो पाती। तो मेन बेसिक यही रीजंस हैं, अंडर डेवलपमेंट कह लो या बैकवर्डनेस कह लो ऑफ बिल मार्केट इन इंडिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। रेफरेंस के लिए आप कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक शशि के गुप्ता एंड अदर्स पढ़ सकते हैं या फिर वीके पब्लिकेशंस की बुक आलोक गोयल एंड अदर्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो भी आज हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आपकी, हमें बड़ी खुशी होगी आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने में। उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। और अगर आपकी वैसे कोई सजेशंस हैं, वैसे आपके दिमाग में कोई विचार है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट जो हैं वो हमारे मोरल को बूस्ट करेंगे और आपके नेगेटिव कमेंट जो है वो हमें रास्ता दिखाएंगे कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। आप हमारे फेसबुक चैनल गुलियानी क्लासेस को भी फॉलोअप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम अपनी क्वेरी जो है वो हमें ईमेल कर सकते हैं gulianiclasses@gmail.com। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ जल्दी। थैंक यू।